नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत के प्रथम अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में अध्ययन करेंगे। हम कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ? इसका आज हमारे पास आसान तरीका है। आज हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या दूसरे जो हमारे संचार के साधन हैं, मोबाइल है, नेट है, इनके माध्यम से देख सकते हैं। यदि हमें बहुत पूर्व अर्थात अतीत के बारे में जानना हो, तो तब हमें ये जानना होगा उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के घर थे उनके, किस प्रकार का खेती-बाड़ी करते थे, किस प्रकार के शासक थे, व्यापारी कैसे थे, पुरोहित कैसे थे, उनके यहाँ किस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कलाकार कैसे थे, किस-किस प्रकार के गीत थे, किस प्रकार की कहानियाँ थी, किस प्रकार के नाटक थे। ये सब चीज़ों को जानकर हम उस समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर हमारे मन में उस समय की एक प्रति बनती है और हम कहते हैं कि ये हमें उस समय की जानकारी है। इसी को हम इतिहास कहते हैं। लोग कहाँ रहते थे? यह नर्मदा नदी जो विंध्याचल पर्वत से निकलकर सतपुड़ा पहाड़ियों के साथ-साथ यहाँ खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। लाखों वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे और यहाँ पर रहने वाले लोगों में से कुछ संग्रह करने वाले लोग थे, जिन्होंने जंगल की विशाल संपदा में से पेड़, फल, फूल और अनेक प्रकार के आखेट वगैरह किए थे। दूसरी ओर भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम सिरे पर किरथर और सुलेमान नामक पहाड़ियां हैं। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू। वे भेड़, बकरी, गायें, बैल, भैंस आदि पशुओं को पालते थे। उसी प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व में गारो और खासी की दो पहाड़ियां हैं जिनके पास से ब्रह्मपुत्र नदी बहती। उसी प्रकार से भारत के मध्य में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के पास भी नर्मदा, सोन और चंबल नदी बहती हैं। यहाँ इन क्षेत्रों में सबसे पहले चावल पैदा करने की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज नदी, रावी नदी, चुनाव नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी। ये 5 नदी मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। यहाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे ही प्रारंभिक नगर मिलते हैं। गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे ये है गंगा नदी, हिमालय उत्तराखंड से निकलकर यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी बहुत सी सहायक नदी हैं, जैसे यमुना जो हिमालय से ही उत्तराखंड से निकलती है, चंबल जो मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश से निकलते हैं विंध्याचल पहाड़ियों से, सोन नदी ये भी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, ऊपर घाघरा और कोसी भी हिमालय से ही निकलकर गंगा में मिल जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। ये है सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, और उसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने अपना एक विशाल साम्राज्य मगध स्थापित किया हुआ था। भारत एक उपमहाद्वीप है और इसके बहुत से हिस्सों में यात्रा की जाती थी, जबकि इसमें बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, नदियां हैं और समुद्रों के कारण यात्राएं बहुत जोखिम भरी थी, लेकिन फिर भी यात्रा करने वाले यात्रा कर कई कारणों से लोग यात्रा करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। उसी प्रकार से राजाओं के लड़ाइयों के कारण भी, युद्धों के कारण भी इधर से उधर जाते थे। लोग व्यापार करने के लिए भी इधर से उधर जाते थे और कहीं-कहीं पर धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो रोचक स्थानों को ढूंढने के लिए, रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्यटक भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे और उन सब के द्वारा लिखी गई अपनी यात्राओं से ही हमें उस समय की जानकारियां मिलती हैं। हम आज भी यात्राएं करते हैं। आज हम जिधर चाहें उधर जा सकते हैं, गहरे समुद्रों में भी जा सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे भी जा सकते हैं और लंबे रेगिस्तानों में भी जा सकते हैं। और इसी आवागमन के साथ-साथ हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन भी हमारे साथ जाता है और जब लोग वहीं बस जाते हैं,
तो कुछ लोग वहाँ की परंपराएं ले लेते हैं, कुछ अपनी परंपराएं लेते हैं और इस प्रकार से एक नई संस्कृति का विकास होता है। देश के नाम, हमारे देश के नाम जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कई नाम है। इंडिया शब्द इंडीज से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारे देश के पश्चिम में ईरान और यूनान से लगभग 2500 वर्ष पूर्व से हमारे देश में यात्री आते रहे हैं और वो यात्री सिंधु नदी को हिंदूज या इंदोज कहते थे और उसी के नाम पर नदी के पूर्व के भाग को इंडिया कहा जाता। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक पुस्तक लगभग 3500 साल पहले जो पुस्तक लिखी गई थी ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है और इसीलिए इस क्षेत्र को धीरे धीरे फिर भारत कहा जाने लग गया। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि वह अभिलेख है जो वृक्षों की छाल और पत्तों पर हाथ से लिखा हुआ है, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। हमारे अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं? जो पुरानी पांडुलिपि, पुरानी कहानियां, पुरानी यात्रा वृतांत और दूसरी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हीं के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पांडुलिपि हिमालय के एक वृक्ष होता है, हिमालय में एक वृक्ष होता है बुर्ज, उसकी छाल या ताड़ के पत्ते पर बना होता था। ये पांडुलिपि लंबे समय तक रखे रखे कई बार सड़ जाती थी, कई बार कीड़े खा लेते थे, परंतु फिर भी आज भी बहुत सी पांडुलिपियां हमारे मंदिरों में, बौद्ध विहारों में देखने को मिलती है और इन्हीं पांडुलिपियों के द्वारा उस समय के राजाओं के बारे में, उस समय के धार्मिक मान्यताओं के बारे में, उस समय की औषधियों के बारे में तथा उस समय की विज्ञान के बारे में हमें पता चलता है। कई महाकाव्य और कविता तथा नाटक भी इन्हीं पांडुलिपियों में हमें देखने को मिलती है। इन अभिलेखों के अध्ययन के अतिरिक्त भी हमारे पास कई लेख हैं जो पत्थरों पर बने हुए, धातुओं पर, कठोर धातुओं पर बने हुए हैं। राजा अपनी यात्राओं का, अपनी विजयों का, अपनी सेना का, जनता को संदेश देने के लिए भी इन पर कुछ अभिलेख लिखते हैं। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है, जो अफगानिस्तान से मिला, जो सम्राट अशोक ने लिखवाया था। इसी प्रकार का एक अभिलेख उत्तराखंड में देहरादून जनपद के कालसी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अतीत का पता करने के लिए कई वस्तुओं का सहारा लेते हैं पुरातत्वविद। ये पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुराने तत्व के विद्वान होते हैं, उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद, पुराने तत्वों के विद्वान। और ये पुराने तत्वों में ईंट, पत्थर, इमारत, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण आदि सभी को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं और उस समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम लोगों को उस समय के बारे में अपना निष्कर्ष बताते हैं, जिससे हमें उस समय का ज्ञान होता है, उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इनसे भी कई बार हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते, किस प्रकार की वनस्पति को वह प्रयोग करते थे, किस प्रकार का अन्न प्रयोग करते थे, उस अन्न को वह किस प्रकार से संग्रहित करके रखते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व के ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। क्योंकि इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ही ये इतिहासकार उस समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी एक किस्म से जासूस की तरह कार्य करते हैं, स्रोतों को ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर उसका एक पूरा स्वरूप तैयार करते हैं और उस समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे अतीत एक है या अनेक हैं, इसे जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए सभी का अतीत भी अलग अलग है। पशुपालक का अतीत अलग है, किसान का अतीत अलग है, राजाओं का अतीत अलग है, शिल्पकारों का, व्यापारियों का अतीत अलग है और उसी प्रकार से क्षेत्रों का भी अतीत अलग अलग है। उनके रीति रिवाज, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन भी अलग अलग प्रकार से। जैसा कि आज आप अभी भी देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी उन लोगों का मुख्य भोजन मछली शिकार करना और कंदमूल फल खाना है, जबकि उसके विपरीत जो हम लोग गाँव में और शहरों में लोग रहते हैं, उनके खान पान और रहन सहन तथा बोली भाषा और पहनावे में अंतर है। इसी प्रकार से पूर्व समय में भी रहा होगा, इसलिए अतीत अलग अलग है। राजा अपने अतीत को लिखवा दिया करते थे, बाकी लोग अपने अतीत को लिखवा नहीं पाते थे, इसलिए
उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुम्हें तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तिथि या उस दिन का महीना या उस दिन का वर्ष बता दो, लेकिन ये तिथि कैसे शुरू हुई? आज हम देखते हैं कि तिथि है 2020, तो 2020 का अर्थ है कि यह 2020 साल पहले शुरू हुई थी। और 2020 साल पूर्व क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के समय से ही आज प्रचलित होने वाली तिथियों की गणना शुरू हो गई थी। आजकल जो हम तिथि लिखते हैं उसी समय से प्रारंभ हो गई थी। उससे पहले तिथियों का कुछ और रूप था। जब हम ईसा मसीह से पूर्व की तिथियों की बात करते हैं तो अंग्रेजी में उसे बीसी कहते हैं। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह, और हिंदी में कहते हैं ईपू अर्थात ईसा पूर्व। अगर कोई 2020 से पूर्व का समय है तो उसके आगे हम लिखते हैं ईपू अर्थात ईसवी पूर्व। कभी कभी तिथियों के सामने एडी लिखा जाता है, हिंदी में ई लिखा जाता है। इसका अर्थ हुआ एनो डोमिनी, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। इस प्रकार से हम तिथियों को जान सकते हैं। यह चित्रनुमा जो आप देख रहे हैं यह भी एक भाषा है। जिस प्रकार की आपकी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसी प्रकार से उत्तरी अफ्रीका के मिस्र देश में इस प्रकार की चित्रों की लिपि को प्रयोग किया जाता था और इनका अर्थ भी स्पष्ट होता था और जो लोग इनको सीख जाते थे वो इनकी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ पाते। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है जहां पर इस प्रकार के चित्रों के द्वारा पत्थरों पर लिखा गया है तथा कुछ यूनानी भाषा में भी लिखा मिलता है। वहां के राजा और रानियों के नाम एक छोटी सी फ्रेम में लिख दिए जाते थे और उस फ्रेम को कहते थे कारतूस। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने आपको बताए हैं: यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पांडुलिपि हमने आपको बता दी, अभिलेख जो लिखे हुए हैं, पुरातत्व, पुराने तत्व, इतिहासकार, भूतकाल के अर्थात अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत हमने अभी आपको बताया है। अज्ञात लिपि का अर्थ है जिसका अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से यह अध्याय आपका पूर्ण हुआ। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।